रेशमा एक गरीब कुम्हार की बेटी थी। रेशमा बहुत खूबसूरत थी। उसकी माँ बचपन में ही मर गई थी। उसके बापू मिशरी लाल ने उसे बड़ी मुश्किल से पाला था। वो रोज सुबह ही घड़े और मिट्टी के बर्तन बनाता और बाजार में बेचकर जो भी पैसा मिलता उसी से उसका खर्चा चलाता था। लोगों के बहुत जोर देने पर भी मिसरी लाल ने दूसरा विवाह नहीं किया था। रेशमा 18 साल की हो गई थी। मिसरी लाल को उसके विवाह की चिंता होने लगी। रेशमा घर का सारा काम करती, फिर बापू को खिला पिलाकर पास के ही जंगल में अपनी गाय और बकरी को चराने के लिए ले जाती थी। एक दिन जब वो जंगल में गई तो गाय और बकरी को चरने के लिए छोड़ दिया और खुद अपने पसंदीदार पेड़ से पीठ ठिकाकर आराम करने लगा। थोड़ी ही देर में उसने अपनी खाने की पोटली निकाली और थोड़ा खाना और पानी उस पेड़ के पास रख दी। वो आंखें बंद करके बोली, हे वृक्ष देवता, पहले आप खा लो, फिर मैं भी खा लेती हूँ। माँ कहती थी, वृक्ष हमारी धरोहर है, उनसे प्यार करना चाहिए। वैसे भी मुझसे अकेले नहीं खाया जाता। आप भी तो भूखे होंगे ना। फिर वो पेड़ से ढेरों बातें करती। ये उसका रोज का नियम था। फिर रेशमा ने खाना खाया और पानी पिया। अचानक उसके सामने पेड़ से एक गुलमोहर का फूल का गुच्छा गिरा। रेशमा ने जैसे ही उसको उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, पेड़ से आवाज आई, इसको अपने घर के आंगन में मिट्टी के नीचे दबा देना। फिर रेशमा बोली, तुम कौन हो और ये फूल मुझे क्यों दे रहे हो? फिर पेड़ बोला, तुम तो मुझे रोज खाना पीना देती हो, इतनी बातें करती हो और पहचानती नहीं हो। रेशमा खुशी से उछल पड़ी। वो बोली, अरे तुम सच में मेरा बनाया खाना खाते हो? आज मैं बहुत खुश हूँ। अभी जाकर बापू को बताती हूँ। वो गुलमोहर का पेड़ बोला, ना 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 ना, ये बात सिर्फ हमारे और तुम्हारे बीच की है। समय आने पर उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा। फिर रेशमा ने कहा, ठीक है, किसी से नहीं कहूँगी। अब मैं चलती हूँ, कल फिर आऊंगी। वो अपने जानवरों को हाँकते हुए घर आ गई। घर आते ही रेशमा आंगन में गई और उसने खुरपी लेकर गुलमोहर का फूल मिट्टी के नीचे दबा दिया और फिर आकर चुपचाप घर का काम करने लगी। जब मिसरी लाल आया तो बेटी को प्रसन्न चीत देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, अरे आज क्या बात है, बड़ी खुश लग रही हो। फिर वो बोली, कुछ नहीं बापू, बस ऐसे ही। खाना पीना खाकर वो सोने गई तो अपने कमरे की खिड़की से झांक कर देखा कि जहां उसने गुलमोहर का फूल लगाया था वहां उतनी ही देर में पौधा निकल आया है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वो बिस्तर पर आकर लेट गई, पर नींद नहीं आ रही थी। आधी रात हुई तो उसे आंगन में कुछ आवाजें सुनाई पड़ी। वो दबे पांव खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो नन्हा पौधा पेड़ में परिवर्तित हो गया था। उसके नीचे परियों की रानी लग रही एक खूबसूरत परी सजे हुए एक तख्त पर विराजमान थी। उसके चारों तरफ सुंदर परियां और परिजात नृत्य कर रहे थे। कोई बांसुरी बजा रहा था तो कोई शहनाई और कोई सारंग। कुछ देर के बाद ही परियों की रानी ने 3 बार ताली बजाई और ढेर सारे खाने पीने का सामान आ गया। खाने की सुगंध से रेशमा को भी भूख लग गई, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो बाहर निकल कर जाए। खाना पीना खत्म होते होते भोर हो गई। अचानक एक तेज रोशनी हुई और गुलमोहर का पेड़ 2 भागों में दरवाजे की तरह खुल गया। सब लोग उसके भीतर समा गए। पलक झपकते ही वहां का नजारा ही बदल गया। रेशमा ठगी सी आंखें फाड़े देखती रह गई। चुपचाप आकर बिस्तर पर लेट गई। सुबह बापू की आवाज से नींद खुली। मिसरी लाल बोला, रेशमा,
जल्दी उठो, ये देखो हमारे आंगन में पेड़ कहाँ से आ गया और कितने सुंदर घड़े बने रखे हैं। क्या तुमने इसे बनाया है? वो आंखें मलते हुए उठी और बोली, नहीं बापू, मैंने तो घड़े नहीं बनाए हैं। वो भागकर आंगन में पहुंच गई। वहां करीब 10 घड़े बने रखे थे। उसने कहा, बापू चलो, अच्छा है ना, अब तुम्हें घड़े बनाने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। इन्हीं घड़ों को बाजार में बेच दो। फिर मिसरी लाल ने कहा, हाँ हाँ, तुम ठीक कह रही हो। चलो मैं बाजार जाता हूँ, कुछ खिला दो पहले। वो हाथ मुंह धोकर रसोई में गई। वहां उसके बर्तनों में खूब बढ़िया गर्मा गर्म व्यंजन रखे थे। वो सोच रही थी, ये सारा खाना तो परिया मजे ले लेकर खा रही थी। उसके मन में बेचैनी हो रही थी कि बापू को कैसे सब कुछ बताए। लेकिन तभी उसे पेड़ की बात याद आ गई। उसने थाली लगाई और बापू के सामने रख दिया। मिसरी लाल खाना देखकर भौचक्का हो गए और बोले, अरे इतनी जल्दी तुमने इतना सब कुछ कैसे बना लिया? फिर रेशमा ने कहा, बापू रात को नींद नहीं आ रही थी ना, इसीलिए सुबह ही उठकर बना लिया था। अब थोड़ा तुम भी खा लो। बापू के बाजार जाने के बाद वो झट से पेड़ के पास आ गई। पहले उसकी जड़ों में पानी डाला, पेड़ के नीचे सफाई की और 2 रोटी बनाकर पेड़ के पास रख दिया। फिर बोली, इसके बाद वो गाय और बकरी को लेकर जंगल में गई। रोज की तरह उसको चरने के लिए छोड़कर पेड़ के पास आई और पेड़ से लिपट गई। फिर बोली, गुलमोहर के पेड़, तुमने तो मेरा सारा दुख दूर कर दिया। फिर उस पेड़ ने बोला, अरे तुम भी हमारे साथ आकर हमारी दावत में क्यों नहीं शामिल हो गई? फिर रेशमा ने कहा, मुझे तो डर लग रहा था। फिर पेड़ ने कहा, डरने की कोई बात नहीं है, आज रात को शामिल हो जाना। उसने जैसे ही खाने की पोटली खोली और पेड़ के पास रखने गई, पेड़ बोला, तुमने मुझे खिला तो दिया, अब खुद भी तो खा लो। रेशमा समझ गई कि ये पेड़ ही मेरे घर में रहने लगा है। उसने खाना खाया और थोड़ी देर बाद उठी और जानवरों को लेकर घर आई। रेशमा उस दिन बेचैनी से रात होने की प्रतीक्षा कर रही थी। दोपहर में सो गई। मिसरी लाल जल्दी ही घर आ गए और बोले, रेशमा, आज तो गजब हो गया, इन 10 घड़ों के 10 रुपए मिले। ये तो कोई जादू हो गया। मैं अभी तक समझ नहीं पाया कि घड़े आए कहाँ से। तू कुछ छुपा तो नहीं रहा है? फिर रेशमा बोली, नहीं बापू, मैं तो सो रही थी। रात में खाना खाकर दोनों सो गए। आधी रात को रेशमा ने अपनी सबसे अच्छी साड़ी पहन ली, जो बापू ने उसकी शादी के लिए सहेज कर रखते हुए कहा था, जब तेरी शादी होगी तब यही साड़ी पहनना। उसी को पहनकर थोड़ा श्रृंगार करके खिड़की में खड़ी हो गई। थोड़ी ही देर में गुलमोहर का पेड़ दरवाजे की तरह खुल गया और उसमें से सभी परियां निकल आई। रेशमा ने देखा कि उन्होंने पेड़ से एक संदूक निकाला और परियों की रानी ने 3 बार ताली बजाई। तभी उस संदूक में से एक राजकुमार निकला। अब तो उससे रहा ना गया। वो भी आंगन का दरवाजा खोलकर बाहर गुलमोहर के पेड़ के नीचे चली गई। राजकुमार अपलक उसकी तरफ देखता रहा। परियों की रानी आगे आई और उसने कहा, रेशमा, ये राजकुमार अभय है। इनको अपने लिए एक खूबसूरत और योग्य वधू चाहिए। तुम इनसे शादी करोगी? रेशमा ने शर्म और खुशी से अपना चेहरा अपनी हथेलियों से छुपा लिया। सारे लोग हंसने लगे। वो बोली, मैं अपने बापू को बुला लाऊं? राजकुमार अभय बोला, अरे नहीं नहीं, चलो हम सभी तुम्हारे बापू के पास ही चलते हैं। मिसरी लाल को जैसे ही थोड़ी आहट लगी, वो उठकर बैठ गया। तभी उसने देखा कि उसके कमरे में परियों की रानी, राजकुमार अभय और रेशमा ने प्रवेश किया।
राजकुमार आगे बढ़ा और बोला, आप हमें आशीर्वाद नहीं देंगे? मिस्री लाल ने कहा, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। आप लोग कौन हैं? और रेशमा, तूने ये साड़ी क्यों पहनी है? ये तो मैं तेरे विवाह में पहनने के लिए लाया था। फिर परियों की रानी आगे आई। उसने मिस्री लाल को बताया कि ये मधुपुर के राजकुमार अभय हैं। ये किसी परी के साथ बस 5 वर्ष से गुलमोहर के पेड़ में ही कैद थे। अब इनका श्राप समाप्त हो गया है। मिस्री लाल तो सब कुछ सुनकर अवाक हो गया। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वो बोला, मेरी बेटी इतनी भाग्यवान है, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अचानक शहनाई बजने लगी और परियों की उपस्थिति में रेशमा का विवाह राजकुमार से हो गया। राजकुमार मिस्री लाल के पास आया और बोला, बापू, आपको यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, आप हमारे साथ चलिए। मिस्री लाल ने कहा, बेटा, जिस गुलमोहर की पेड़ ने इतना सब कुछ दिया है, अब उसी की देखभाल में आराम से जीवन कट जाएगा। आप लोग जाइए, बीच बीच में मिलने आ जाइएगा। मैं भी कभी कभी मिलने आ जाऊंगा। रेशमा विदा होकर जाने लगी तो गुलमोहर के पेड़ से लिपट कर खूब रोई। फिर बापू के गले लग गई। वो चली गई थी। सब लोग जा चुके थे। मिस्री लाल का घर हवेली में परिवर्तित हो गया था। गुलमोहर का पेड़ अभी भी वहां खड़ा था। रेशमा अक्सर अपनी बगधी में आती। बापू के लिए नौकर चाकर रखवा दिए थे। अब बापू को भी काम करने की जरूरत नहीं थी। वे सारे समय गुलमोहर के फूलों से नए नए पेड़ लगाते और उन्हीं की देखभाल में सारा समय बीत जाता। कुछ ही सालों में मिस्री लाल की हवेली को लोग गुलमोहर के बाग वाली हवेली के नाम से जानने लगे थे। गुलमोहर के जादुई पेड़ ने उसकी किस्मत बदल दी थी। एक गांव में किशन नाम का व्यक्ति था। किशन के पास कुछ खेत थे, जिसमें खेती करके वह अपने परिवार के साथ जीवन यापन करता था। एक दिन किशन की पत्नी पुष्पा ने किशन से कहा, सुनिए जी, आप खेती करके जो पैसे लाते हैं वह माँ की दवाई और बच्चों की पढ़ाई में खर्च हो जाता है। खाने को भी मुश्किल से बच पाता है। क्यों ना आप कोई दूसरा काम शुरू करें जिसमें ज्यादा आमदनी हो। हाँ पुष्पा, मैं जानता हूँ कि हम पेट भरकर खाना नहीं खा पाते, मगर हम और कर भी क्या सकते हैं। अरे आप भूल गए कि आप बस चलाना भी जानते हैं। क्यों ना आप एक बस खरीदकर चलाना शुरू कर दें, जिससे ज्यादा आमदनी होने लगेगी और हम सुकून से जीवन यापन कर सकेंगे। मगर पुष्पा, बस खरीदने के लिए तो बहुत सारे पैसों की आवश्यकता होती है। हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? क्यों ना हम अपना खेत बेचकर किश्त पर एक बस ले लें और उसी बस को चलाकर जो पैसे आएंगे उसी से किश्त भी भरते रहेंगे। बताइए, आपकी क्या राय है? हाँ, मुझे भी लगता है तुम ठीक कह रही हो। किशन को अपनी पत्नी पुष्पा की बात ठीक लगती है और वह अपने सारे खेतों को बेचकर किश्त पर एक बस लेता है। किशन बस को चलाने लगता है और बस से उसकी अच्छी आमदनी होती है। किशन उसका परिवार खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगता है। एक बार किशन अपनी बस को एक बस अड्डे पर ले जाकर खड़ा करता है। अचानक वहाँ कुछ गुंडे आते हैं और किशन को मार पीट कर उसकी बस ले लेते हैं। अरे छोड़ दो मेरे बस को, यही मेरा आखिरी सहारा है, कृपया इसे छोड़ दो। गुंडे किशन की बात नहीं सुनते और बस लेकर निकल जाते हैं। किशन रोता हुआ पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस स्टेशन में वह अपनी बस छिन जाने की रिपोर्ट लिखवाता है। किशन वहाँ बैठे दरोगा से कहता है, साहब, मेरी बस कब मिलेगी? केवल तुम्हारी ही बस नहीं, बल्कि यहाँ जो इतने लोग आए हैं अपनी अपनी बस खो जाने की रिपोर्ट लिखवाने आए हैं। इन सब की बस चोरी हो गई है। शहर में बस चुराने वाला एक गैंग घूम रहा है। हम उस गैंग की तलाश में हैं। तुम घर जाओ, जब तुम्हारी बस मिलेगी तो तुमको बता दिया जाएगा। चलो जाओ। किशन बहुत उदास होकर घर चला जाता है और सारा किस्सा अपनी पत्नी को सुनाता है। पुष्पा यह बात सुनकर बहुत उदास होती है। धीरे धीरे समय बीतता है। किशन के पास जो भी जमा पूंजी थी वह भी खत्म हो जाती है। अब किशन के पास अपनी माँ की दवा के लिए भी पैसे नहीं हैं।
किशन की माँ का दवा के अभाव में देहांत हो जाता है। किशन अपनी फूटी किस्मत पर बहुत रोता है। किशन के बच्चे भूख से तड़पते हैं। किशन से ये सब देखा नहीं जाता और वह घर से काम ढूंढने निकल पड़ता है। किशन कुछ ही दूर चला था कि उसे रास्ते में बहुत खूबसूरत बस खड़ी हुई दिखाई पड़ी। किशन सोचता है कि इस बस के मालिक से कोई मदद मांगता हूँ, शायद बस का मालिक मदद कर दे। किशन बस के अंदर जाता है तो बस में न कोई मुसाफिर है न कोई ड्राइवर। किशन सोचता है शायद बस के बाहर कोई न कोई अवश्य होगा। किशन बस से बाहर जाने लगता है, तभी बस से आवाज आती है, रुक जाओ किशन, बस के बाहर इसका कोई मालिक नहीं है। अब तुम कौन हो और कहां से बोल रहे हो? मैं एक जादुई बस हूँ और तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। मगर तुम कैसे मेरी मदद करोगी? तुम मुझे चलाकर पैसे कमा सकते हो और अपने बीवी बच्चों के लिए जीवन यापन की व्यवस्था कर सकते हो। लेकिन मैं कब तक तुमको चलाऊंगा? कभी ना कभी तो तुम मुझसे दूर चल ही जाओगी, फिर मेरा क्या होगा? जब तक तुम्हारी अपनी बस नहीं मिल जाती तब तक मुझे चला सकते हो। किशन यह सब सुनकर बहुत खुश होता है और वह बस को चलाने लगता है। उससे उसे ढेर सारे पैसे मिलने लगते हैं, जिनसे किशन का परिवार फिर से सामान्य जीवन जीने लगता है। एक बार किशन अपनी बस को उसी बस अड्डे पर ले जाता है जहाँ से उसकी बस दूसरों ने चोरी की थी। वहाँ वही गुंडे आते हैं जो किशन की बस छीनकर ले गए थे। किशन बस से कहता है, ये तो वही गुंडे हैं जो मेरी बस छीन कर ले गए थे। अब तुमको भी मुझसे छीन कर ले जाएंगे। तुम परेशान मत हो, इस बार ये लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वो कैसे? इन्हें अंदर आने दो, मैं इन्हें अपने अंदर बंद करके रस्सी से बांध दूंगी और तुम जाकर पुलिस को यहाँ ले आना। इतने में वे गुंडे बस के अंदर जाते हैं और किशन को बस से निकाल देते हैं। किशन भागता हुआ पुलिस को इसकी सूचना देता है। उन गुंडों में से एक गुंडा कहता है, अरे देखो तो ये बस कितनी सुंदर है, इस बस को बेचकर हमें ढेर सारे पैसे मिलेंगे। अरे इसको मिलाकर हमारे पास 10 बसें हो गई है। आज हम सारी बसें चोर बाजार में बेच देंगे। तभी वो गुंडे बस को ले जाने के लिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन बस स्टार्ट नहीं होती। फिर अचानक बस का दरवाजा दोनों तरफ से बंद हो जाता है और सारे गुंडे रस्सियों में अपने आप जकड़ जाते हैं। इतने में किशन पुलिस को लेकर वहाँ पहुँचता है। पुलिस के आने पर जादुई बस का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है और पुलिस अंदर जाकर उन गुंडों को पकड़ लेती है। जादुई बस पुलिस वालों से कहती है, आप लोग मेरे पीछे पीछे आइए, मैं गुंडों के ठिकाने पर आपको लिए चलती हूँ। किशन बस में बैठता है और जादुई बस चलने लगती है। उन गुंडों के अड्डे पर पहुँच जाते हैं। किशन को सामने अपनी बस दिखाई पड़ती है। किशन अपनी बस देखकर बहुत खुश होता है। किशन की बस के साथ वहाँ ढेर सारी चुराई हुई बसें रहती हैं। पुलिस जादुई बस को धन्यवाद देकर चली जाती है। उन बसों को उनके मालिकों के हवाले कर देती है। जादुई बस किशन से कहती है, तुम अपनी बस यहाँ से ले जाओ और अपने परिवार का ख्याल रखो। जादुई बस, अगर तुम मेरी मदद नहीं करती तो पता नहीं मेरा क्या होता। फिर जादुई बस वहाँ से खुद गायब हो जाती है। किशन अपनी बस को अपने घर ले जाता है। किशन की पत्नी पुष्पा और उसके बच्चे बस को देखकर बहुत खुश होते हैं। इस प्रकार जादुई बस की मदद से किशन फिर से अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है और सामान्य जीवन जीने लगता है।